वेव्स है, इसकी जनरल इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस एक्स बाई वी था। ठीक है, आप इसको, मैंने सिर्फ ये वाला फॉर्म बताया था, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, कई बार ऐसा भी लिखा होता है y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स माइनस वी टी। इसके पीछे दूसरा लॉजिक है, इस देखिए ये होगा तो ये भी होगा ही होगा, राइट। इसके पीछे मतलब डायरेक्टली इसको भी डिराइव कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, किसी और तरीके से इसको हम लोग डायरेक्टली डिराइव कर सकते हैं, पर मैंने वो आपको उस बारे में बात नहीं करी, मैं आपको एक ही तरीके से इक्वेशन लिखना सिखाया हूं, y इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस एक्स बाई वी। ओके, ये जनरल इक्वेशन है। अब इस जनरल इक्वेशन में हमने बोला था ये तो जनरल इक्वेशन ऑफ प्रोपेगेटिंग वेव है, ठीक है। वैसे डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है इसका, तो डिफरेंशियल फॉर्म मैंने आपको बताया था, क्या था, डो टू वाई बाय डो एक्स टू इज इक्वल टू डो टू वाई बाय डो टी टू, इधर आया तो उधर क्या आ जाएगा, 1/v², राइट। ये डायमेंशन से मैंने कर दिया कि v² से मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है। ओके, ये डिफरेंशियल फॉर्म था। वैसे एक और चीज बताई थी, डो वाई बाय डो एक्स विच इज स्लोप इज इक्वल टू 1/v या -1/v टाइम्स डो वाई बाय डो टी। दिस इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, दिस इज, सर, हाँ, स्लोप ऑफ, बोलिए। सर आप बोल रहे थे कि एक वीडियो अपलोड कर देंगे वर्किंग के बारे में। वो एनर्जी के बारे में ना, कर दूंगा मैंने वो बना लिया है वीडियो, अपलोड करना बाकी है, ठीक है, थोड़ा एडिट करके अपलोड करना, ठीक है। लेकिन अगेन बोल रहा हूं, उस वीडियो के चक्कर में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जब अनटिल अनलेस आपको टारगेट आपका जेई एडवांस से भी ऊपर का क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, वो जेई एडवांस से भी नहीं आता, लेकिन मैं वीडियो दे दूंगा क्योंकि मैंने टॉपिक शुरू कर दिया था, मैं दे दूंगा वीडियो। ओके, हाँ, तो हम बोल रहे थे डिफरेंशियल फॉर्म डो टू वाई डो एक्स टू इज इक्वल 1/v² डो टू वाई डो टी², ठीक है। ये आपका डिफरेंशियल फॉर्म है, और ये आपका स्लोप और पार्टिकल की वेलोसिटी, स्लोप ऑफ स्ट्रिंग और पार्टिकल की वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, ठीक है। चलो, इसके बाद हम लोग आए थे साइनोसॉइडल वेव पे। साइनोसॉइडल वेव की जनरल इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस एक्स बाय वी, सॉरी ये तो जनरल फॉर्म है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। हर एक पार्टिकल ऐसे चमक रहा था अलग अलग फेज से, सबका एम्पलीट्यूड सेम था पर फेज डिफरेंट था। इसका यूज करके हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले देखे थे, कौन कौन से थे वो, इससे रिलेटेड v इज इक्वल टू ओमेगा बाय के, आपका टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, दिस इंप्लाइज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा बाय 2 पाई, और आपका लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई बाय के। हमने एक और टर्म पढ़ा था, वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, 1/λ दैट इज इक्वल टू k अपॉन 2 पाई। कई बार k को भी वेव नंबर बोल देते हैं, बट उसका मीनिंग कुछ और है, मतलब वो किसी और सेंस में बोला जा रहा है कि भैया क्योंकि जस्ट वेव नंबर के प्रोपोर्शनल है, इसलिए कई बार k को ही वेव नंबर बोला जाता है, अदरवाइज k का कोई नाम नहीं है, ठीक है। ये जनरल इक्वेशन थी। इसमें और कोई बात थी क्या, ओमेगा का बात कर ले, के का बात कर ले, एम्पलीट्यूड का बात कर ले, सब कुछ हो गया, ठीक है। चलो, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो था वेलोसिटी ऑफ वेव। तो वेव की वेलोसिटी स्ट्रिंग पर वेव की वेलोसिटी कितनी होती है, उसका फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ एफ बाय म्यू। यहां पर एफ क्या है, एफ है आपका टेंशन इन द स्ट्रिंग, और म्यू क्या है, लीनियर मास डेंसिटी। हमें दोनों ही टर्म्स के लिए जो यूजुअल सिंबल जब हम लोग यूज करते हैं वो हमने यूज नहीं किए। जैसे टेंशन के लिए हम लोग जनरली यूज करते थे क्या, टी, और लीनियर मास डेंसिटी के लिए लैम्डा, लेकिन वो दोनों हम कहीं और यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने यहां पर यूज उसको नहीं किया है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। कोई दिक्कत है, नो सर। ठीक। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद हम लोग आए थे पावर डिलीवर्ड बाय स्ट्रिंग वेव। तो पावर डिलीवर्ड बाय स्ट्रिंग वेव अगर हम देखें, सर इसमें सिर्फ आपने फॉर्मूला याद रखने को बोला था। हाँ, तो मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, पावर p इज इक्वल टू हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर v।
ठीक है, समझ में आई बात? सर v वेलोसिटी ऑफ वेव है सर। v आपकी वेलोसिटी ऑफ वेव है, बट दिस इज फॉर्मूला फॉर एवरेज पावर, नॉट इंस्टेंटेनियस पावर। ओके, वैसे देखो एनर्जी एनालिसिस में ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ डेरिवेशन जानने की जरूरत नहीं इस फॉर्मूले का, बट आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि भैया एनर्जी कहां पर है, कब है। ओके, तो देखिए हमें मालूम है कि कोई भी स्ट्रिंग जो है वो इस तरीके से इस शेप में होगी जब उसके अंदर वेव प्रोपेगेट हो रहा होगा, और इसका जो पार्टिकल होगा, इसके स्ट्रिंग के ऊपर कोई भी जो पार्टिकल होगा वो इस तरीके से एम्पलीट्यूड ए में मूव कर रहा होगा, राइट, है ना। मतलब अगर मैं यहां पे एक dx लेंथ लूं, यहां पर एक dx लेंथ लूं, तो वो dx लेंथ यहां पर ऊपर ऐसे चला गया होगा, राइट, यहां का dx लेंथ यहां ऐसे चला गया होगा, है ना, हाँ या ना, बताइए। चलो एक काम यस करते सर। हैं, इस आखिरी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा वापस से डिटेल में देखते हैं, थोड़ा मतलब दूसरे तरीके से देखते हैं, ज्यादा अच्छे से विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं डायग्राम में ही। देखो अगर मैं यहां का कोई dx लेंथ कंसीडर करता हूं, तो ये dx लेंथ का जो स्ट्रिंग था वो बेसिकली यहां जा चुका है, हाँ या ना। और अगर मैं वही dx लेंथ की स्ट्रिंग यहां कंसीडर करता हूं, तो ये स्ट्रिंग जा चुकी है यहां पर, राइट, हाँ या ना। तो यहां पर आपका एक्सटेंशन आया है ज्यादा, यहां पर एक्सटेंशन थोड़ा कम है ना, क्योंकि पहले लेंथ इतनी थी, यहां पे लेंथ इतनी हो गई है, राइट, राइट। और सबसे ज्यादा एक्सटेंशन कहां पर है, यहां पर है, क्योंकि यहां पे एंगल सबसे बड़ा है, राइट, हाँ या ना। यस सर। तो क्या मैं बोल सकता हूं एज एक्सटेंशन इज मैक्सिमम व्हेन पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन में, ये चीज डिराइव करके दिखाना चाहता था, पर वो मैंने मतलब उसी में थोड़ा सा साइड, मतलब एक छोटा सा अपन लोग गलत रास्ते पे चले गए, थोड़ा सा छोटा सा स्टेप। सो एज एक्सटेंशन इज मैक्सिमम व्हेन पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, हाँ या ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी जीरो है। मैक्सिमम वेलोसिटी कब है, मीन पोजीशन पे भी है, पे ही है। वेलोसिटी इज ऑल्सो मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, राइट, क्योंकि एसएचएम की तो कहानी, ये तो बेसिक नियम है एसएचएम का, राइट। तो वेलोसिटी भी आपकी मीन पोजीशन पे ही मैक्सिमम है, इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो मैक्सिमम एट मीन। मतलब क्या हुआ, पार्टिकल, जब ये कोई पार्टिकल इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे ऐसे, तो क्या हो रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है। यहां पे मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट। समझ में आई बात? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर ऑसिलेटिंग इन सेम फेज। नोट करने लायक बात है यहां पे, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर ऑफ अ पार्टिकल are oscillating in same phase। जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, जब जब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम है। समझ में आई बात? ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। जब एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंच रहा है उस वक्त स्ट्रिंग में कोई एक्सटेंशन नहीं आया है,
सबसे ज्यादा एक्सटेंशन कब है? मीन पोजीशन पर, है ना भाई। देखो ये dx है, ये dx है, ये dl है, राइट। dx लेंथ की स्ट्रिंग एक्सटेंड होकर dl लेंथ की हो जाती है। dl कितना है? dx अपॉन cos थीटा। तो जितना बड़ा थीटा होगा उतना ज्यादा बड़ा dl होगा, राइट। जितना बड़ा थीटा होगा dl भी उतना ही बड़ा होगा, है ना। बोलो। यस सर। तो मतलब एक्सटेंशन कब ज्यादा होगा? जब थीटा बड़ा होगा। और थीटा मैक्सिमम कहां पे हो रहा है? मीन पोजीशन पे। इसलिए मीन पोजीशन पर ही सबसे ज्यादा एक्सटेंशन है, मीन पोजीशन पे ही सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, मीन पोजीशन पे सबसे ज्यादा वेलोसिटी है, इसलिए मीन पोजीशन पे सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी भी है, राइट। तो आप बोलोगे सर मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अगर सेम फेज में है तो इसका मतलब ये हुआ सर कि पार्टिकल की एनर्जी कंजर्व नहीं है। हाँ है ना। बोलो। पार्टिकल की एनर्जी कंजर्व्ड है क्या? अबे जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं तो सम बढ़ेगा फिर सम घटेगा, राइट। तो मतलब एनर्जी कंजर्व्ड है ही नहीं। समझ में आई बात? एक पार्टिकल की, ये का मजाक हुआ। तो भैया अगर पार्टिकल की एनर्जी कंजर्व्ड ही होती तो वेव किस बात की? मतलब एक पार्टिकल अपनी एनर्जी लेके बैठा है, ना किसी को दे रहा है ना किसी से ले रहा है। यहां पार्टिकल की एनर्जी कंजर्व नहीं है, इसका मतलब क्या है? पार्टिकल ने पीछे वाले पार्टिकल से एनर्जी ली, आगे वाले को दे दी, फिर पीछे वाले से ली, आगे वाले को दे दी, पीछे वाले से ली, आगे वाले को दे दी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। समझ में आई बात? यस सर। तभी तो एनर्जी ट्रांसफर होगी वेव के साथ, अदरवाइज वेव के साथ एनर्जी ट्रांसफर कैसे होगी? हाँ या ना। इसीलिए वेव के साथ, स्ट्रिंग वेव के साथ जो पावर डिलीवर हो रहा है, जो पावर ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज बेसिकली गिवन बाय पावर, एवरेज पावर इज इक्वल टू हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी एंड नॉट जीरो। अगर स्ट्रिंग की के हर एक एलिमेंट की, हर एक पार्टिकल की एनर्जी अगर कंजर्व्ड ही होती तो फिर बात ही क्या थी, फिर करना ही क्या था? बोलो। तो फिर मतलब होता ही कैसा? कुछ स्ट्रिंग वेव में कुछ होता ही नहीं, फिर वेव बेकार हो जाता, राइट। यस सर। है ना। समझ में आई बात? यस सर। चलो कॉपी कर लिया इसको। यस सर। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अगर हल्का फुल्का आइडिया रहेगा तो कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं ना, देखो सिंपल क्वेश्चंस आ जाते हैं इन कॉन्सेप्ट पे, थियोरेटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, न्यूमेरिकल नहीं आते। इसलिए मेरे को लगा थियोरेटिकल को मैं डिराइव करके दिखाता हूं, पर उसमें हम लोग इतना डेरिवेशन हो जाएगा कि आप लोग, ज्यादातर लोग आप में से परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैंने नहीं कराया, बीच में छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, तो हमारे पास स्ट्रिंग वेव की वेलोसिटी है, हमारे पास स्ट्रिंग वेव का पावर है। पावर का फॉर्मूला फिर से एक बार लिख देता हूं। एवरेज पावर का फॉर्मूला आया था हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी। नाउ क्या एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय स्ट्रिंग प्रोपोर्शनल टू म्यू है? बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन वेदर V is constant और F is constant। F मतलब टेंशन इज कांस्टेंट। दोनों में से क्या कांस्टेंट इस पर डिपेंड करता है, राइट। क्योंकि एक फॉर्मूला ये है तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और V की जगह अंडर रूट ऑफ F बाय म्यू, दैट इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ म्यू एफ, राइट। है ना। ये भी मैं लास्ट क्लास में बताया था कि इस पर ध्यान रखना है इस चीज का, तुरंत बस प्रोपोर्शनलिटी देख के टिक नहीं मार देना है।
एक मिनट बेटा। हम्म प्लीज रहता हूँ बिजी। ओके हाँ, क्या बोल रहा था? ये समझ में आ गया ना एवरेज पावर वाला? एवरेज पावर कितना आया? हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी। ठीक है, और ये अपन ने देखा कि रूट म्यू के ही प्रोपोर्शनल हो सकता है, म्यू के ही प्रोपोर्शनल हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि वी कांस्टेंट है या एफ कांस्टेंट है ना? समझ में आई बात? कोई दिक्कत? चलो कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं, बहुत ही नन्हे मुन्ने। आपको इक्वेशन ऑफ वेव दे रखी है, y इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सर हाँ सर अगले पेज में आपने डिपेंड्स ऑन वेदर v इज कांस्टेंट और f इज कांस्टेंट लिखा था। हाँ ओके सर। ठीक है ना? चलो y इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर साइन ऑफ ओमेगा टी, मतलब मैं इसको कर देता हूं 2t प्लस 0.05 पर सेंटीमीटर x प्लस पाई बाय 3। लेट से ये इक्वेशन है, ठीक है? मुझे बताना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेव। पहला। दूसरा वेवलेंथ। तीसरा फ्रीक्वेंसी। और चौथा पावर, मतलब वेलोसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और पावर, ये चारों चीजें निकालनी, फटाफट निकालिए। अच्छा, पांचवा मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। तो सॉल्यूशन देखते हैं, पहले वेलोसिटी निकालते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा बाय के, राइट? दैट इज इक्वल टू, ओमेगा है 2 अपॉन के है 0.05 पर सेंटीमीटर। ओके, तो 0.05 पर सेंटीमीटर है ना? चलो सेंटीमीटर इनवर्स है, ऊपर ये 2 पर सेकंड होता है। ओमेगा का डायमेंशन क्या होता है? पर सेकंड, राइट? दैट इज इक्वल टू कितना हो गया? ये कितना हो गया? 40 हुआ है ना, या फिर 0.4 मीटर्स पर सेकंड। ये आपका वेलोसिटी ऑफ वेव आ गया, राइट? दूसरा बोल रहा है वेवलेंथ। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर लैम्डा का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय के, दैट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 0.05 पर सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 40 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, आप चाहो तो मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो उसको। तीसरा बोला फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा बाय 2 पाई, दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 पाई, दैट इज इक्वल टू 1 बाय पाई हर्ट्ज, है ना?
फोर्थ है पावर। तो सर पावर का फॉर्मूला होता है हाफ म्यू, म्यू गिवन नहीं, तो जब तक म्यू नहीं दे रखा होगा तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते इसको। ओके, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी। तो म्यू जब तक नहीं दे रखा होगा तब तक नहीं सॉल्व कर सकते। आपको ये बताना पड़ेगा कि म्यू कितना है। तो म्यू है आपका लेट से 5 ग्राम पर मीटर। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू हाफ म्यू कितना है 5 ग्राम पर मीटर। 5 ग्राम पर मीटर का मतलब क्या हुआ, 5 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा कहाँ गया, ओमेगा है आपका 2 इंटू 2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ए कहाँ गया, ए कहाँ गया, ए 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ध्यान रखना, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.02 का स्क्वायर हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वी। वी कितना था, अंडर रूट ऑफ एफ बाय म्यू। वो तो दे नहीं रखा, क्या करेंगे अब, एफ तो गिवन नहीं है, तो क्वेश्चन से पूछने जाएंगे एफ कहाँ है, म्यू तो पूछ लिया है, एफ पूछने की जरूरत नहीं है। कैसे निकलेगा, यहां पे वी कैसे निकलेगा, ओमेगा बाय के है ना, तो इंटू 0.4 मीटर पर सेकेंड, ये यहां यूज हुआ है। ठीक है ना, समझ में आई बात, हाँ या ना। सो एक 2 कैंसिल हो गया, ये 2 इससे मतलब और 10 हो गया, 10⁻² हो गया, 10⁻² इंटू ये हो गया 4 इंटू 10⁻⁴ इंटू 0.4, दैट इज इक्वल टू ये हो गया ये 1.6 इंटू 10⁻⁶ जूल पर सेकेंड। ठीक है बेटा, ओके। आखिरी पार्ट में पूछा है, फिफ्थ पार्ट में, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी होती है वी, पार्टिकल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बताइए तो जरा, उसका क्या फॉर्मूला हो सकता है, ए ओमेगा, दैट इज इक्वल टू ए है 0.02 इंटू ओमेगा है 2, दैट इज इक्वल टू 0.04 मीटर पर सेकेंड या फिर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत, ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले यूज हो गए हमारे इस चैप्टर के अभी तक के, ऑलमोस्ट। आगे बढ़े, देखो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में होंगे, है ना, उनको सबको ट्राई कर लीजिएगा। सीधे इक्वेशन ऑफ वेव पर से डायरेक्टली वेलोसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, पावर, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, इन चीजों पे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उनको अभी ट्राई कर लीजिएगा। जितना डिले करोगे उतना आपको ये चैप्टर डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है बेटा, आपकी इस इक्वेशन से और इन फॉर्मुलों से दोस्ती हो जाए, जितनी जल्दी हो सके उतना आगे का पोर्शन आसान रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ रहा हूं फिर मैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आपके पास एक चेन है जिसके दोनों एंड्स को हमने आपस में बांध दिया और इस तरीके से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इसे घुमाने लग गए। समझ में आई बात, रेडियस है इसका r। इसके बाद क्या किया, ये जो चेन तो को अगर ऐसे घुमाओगे तो ऑब्वियसली पूरी टाइट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, चेन पूरा टाइट हो जाएगा कि नहीं, बोलो, होगा कि नहीं होगा, यस सर होगा। चेन पूरा टाइट हो गया।
इसके बाद हमने क्या किया, इस चेन के एक पॉइंट को हल्का सा प्लग कर दिया, हल्का सा, एकदम हल्का सा। तो उससे क्या होगा, इस चेन पर एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगा। ये बहुत ही हल्का सा एम्पलीट्यूड है, बहुत ही छोटा सा एम्पलीट्यूड है ना। तो बेसिकली जो डिस्टरबेंस है, जो वेव है, ये चेन के ऊपर ट्रेवल करेगा। अब इसका दो ऑप्शन है, या तो ये ऐसे जाए चेन के रेस्पेक्ट में, या ये ऐसे जाए चेन के रेस्पेक्ट में, राइट, है ना। आपको बताना है फाइंड द, सर फिर से क्वेश्चन बोलिए। देखो इस जो चेन को अगर आप हॉरिजॉन्टल सरफेस पर से घुमाओगे तो चेन पूरा टाइट हो जाएगा ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये तो किया हुआ अपन ने क्लास में, यस सर। ठीक है। अब बोला है कि अगर हम उसे घुमा रहे हैं और घुमाते घुमाते हम लोगों ने इसके ऊपर एक वेव पल्स क्रिएट किया, वेव पल्स मतलब झटका दिया इसको एक, तो वो झटका चेन के ऊपर घूमेगा, है ना। Yes, sir. जैसे वो वाला क्वेश्चन किया था जिसमें हम लोगों ने स्ट्रिंग के नीचे झटका दिया था, वो पल्स ऊपर गया था, राइट। तो अब क्या हुआ, हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। ये जो झटका या ये जो वेव पल्स हमने जो क्रिएट किया है, ये चेन के डायरेक्शन में घूमे या चेन के अपोजिट डायरेक्शन में घूमे विद रिस्पेक्ट टू चेन, है ना। तो आपको बताना है फाइंड द पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ पल्स with respect to ground velocities। दो वेलोसिटीज हो जाएंगे ना ग्राउंड के रेफरेंस में, है ना। समझ में आया क्वेश्चन। देखो अब आपको क्या करना होगा, कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। वेलोसिटी ऑफ वेव विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रिंग बोल लो या चेन बोल लो, एक ही बात है, विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, ये कितना होगा, दिस विल बी गिवन बाय अंडर रूट ऑफ एफ बाय म्यू, वेयर म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ एंड एफ इज द टेंशन, ठीक है। नाउ therefore velocity of wave with respect to ground is equal to, या तो ये ओमेगा आर प्लस अंडर रूट ऑफ एफ बाय म्यू होगा, या फिर ओमेगा आर माइनस अंडर रूट ऑफ एफ बाय म्यू होगा, हाँ या ना, हाँ या ना, बोलो। बोलो ना। अगर ये चेन के साथ मूव कर रहा है, जिस सेंस, अगर चेन मान लीजिए इस क्वेश्चन में क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये पल्स चेन के ऊपर क्लॉकवाइज घूमे, तो इसकी नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, चेन की वेलोसिटी प्लस उसके ऊपर इसकी वेलोसिटी, है ना। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा तो चेन की वेलोसिटी में से इसकी वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर दो, राइट। Yes, sir. है ना। चलो फिर, तो बेसिकली हमें निकालना क्या है, विच इंप्लाइज वी नीड टू फाइंड व्हाट, क्या निकालना है हमें, एफ निकालना है ना। अगर एफ निकल जाएगा तो बाकी पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हाँ या ना। बोल दो, इतनी बातें तो बोल दिया करो यार, ताकि मेरे को भी लगे कि किसी को पढ़ा रहा हूं सामने। चलो, तो अब ये टेंशन निकालना हम ऑलरेडी जानते हैं, मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं, पर आप लोग ऑलरेडी जानते हो, मैंने करवाया हुआ है। क्या करेंगे हम इसके लिए, ये अपने पास चेन है, ये चेन का सेंटर है, रेडियस आर है। हमने बोला एक काम करते हैं, एक
इसके ऊपर एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं जो कि सेंटर पे 2 थीटा एंगल सब्सटेंड कर रहा है। 2 थीटा बहुत छोटा होगा, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, राइट। ये वाला एलिमेंट हमने कंसिडर किया चेन का। दिस थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। तो इसका मास कितना हो जाएगा, dm इज इक्वल टू, क्या मैं बोल सकता हूं, म्यू टाइम्स 2r थीटा बोल सकता हूं, हाँ या ना, हाँ या ना। और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है ऐसे। देखो ये थीटा मैंने बनाया बहुत बड़ा है, बहुत ही छोटा, ये डी थीटा है, दोनों डी थीटा है, ओके। तो इसको घूमने के लिए सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वो कहां से मिलेगा, तो सर सेंट्रीपिटल फोर्स इसी स्ट्रिंग का जो टेंशन है ना F, उससे मिलेगा। सर ये वाला एंगल अगर थीटा है तो नेचुरल सी बात है कि ये थीटा, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री माइनस थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये फिर से थीटा। सिमिलरली ये वाला एंगल फिर से थीटा, राइट। तो अब क्या होगा, हमारा F cos थीटा और F cos थीटा हो जाएगा कैंसिल, है ना। नीचे की तरफ क्या फोर्स लग रहा है, F साइन थीटा और F साइन थीटा, है ना। तो टोटल फोर्स जो नीचे की तरफ लग रहा है वो कितना हो गया, 2F साइन थीटा। दिस 2F साइन थीटा डीएम पे किस डायरेक्शन लग रहा है, डीएम से सेंटर की तरफ लग रहा है, तो दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। सो दिस 2F साइन थीटा इज इक्वल टू डीएम ओमेगा स्क्वायर आर, which means 2F sin theta is equal to, now dm is mu times 2r theta omega square r। एस थीटा स्मॉल, मैं देखो कैंसिल कर रहा हूं, ऐसे कैंसिल नहीं करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, पता है ना कि कैंसिल नहीं करते साइन थीटा और थीटा को, बस। लेकिन अल्टीमेटली एंड रिजल्ट में वही आने वाला है, कैंसिल नहीं हो रहा है। ये क्या होगा, थीटा साइन थीटा बाय थीटा आएगा, इसको हम 1 लिखेंगे क्योंकि थीटा स्मॉल है, ठीक है। सो दिस मीन्स दैट, अच्छा 2 भी कैंसिल हो गया। दिस मीन्स दैट F बाय म्यू इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, which means अंडर रूट ऑफ F बाय म्यू इज इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है। अब इसको हम लोग यहां डालेंगे और यहां डालेंगे, तो इसलिए वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा, ओमेगा आर प्लस ओमेगा आर, यानी 2 ओमेगा आर, या फिर ओमेगा आर माइनस ओमेगा आर, 0। समझ में आई बात, है ना। समझ में आया कि नहीं आया, Yes, sir. अब मुझे एक बात बताओ, ये तो आंसर 0 आया, तो अब तो ये तो जीवन भर याद हो जाना चाहिए, मतलब ऐसे क्वेश्चंस तो कि अरे यार इतना करने का आंसर 0 आया था, राइट, याद हो जाना चाहिए, हाँ या ना। मैं इसका कुछ पर्पस बता रहा हूं, अगर आप इस आंसर को याद कर लोगे तो अगली बार आपको स्ट्रिंग का टेंशन निकालने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप क्या बोलोगे, इसकी वेलोसिटी 0 आई थी, मतलब इसकी इधर की तरफ वेलोसिटी ओमेगा आर आई थी, या इधर की तरफ ओमेगा आर आके 2 ओमेगा आर हो गया था, राइट। या तो 2 ओमेगा आर हो जाएगा या फिर ओमेगा आर माइनस ओमेगा आर 0 हो जाएगा, है ना। Yes, Yes, sir. sir. तो मतलब इसकी वेलोसिटी ओमेगा आर आई थी, मतलब कि ओमेगा आर जो है ना वो अंडर रूट ऑफ एफ बाय म्यू के बराबर आया होगा। दिस मींस एफ इज इक्वल टू म्यू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। अब ये ऐसे तुरंत आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि आपको इसका आंसर याद है इस क्वेश्चन का, आएगा कि नहीं। बोलो। Yes, sir. मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, ऐसे छोटे छोटे रिजल्ट्स अगर अपने बना लोगे तो जो पढ़ा लिखा बच्चा होगा वो ऐसे सॉल्व करेगा, और आप इवन दो आपने कम पढ़ा लिखा है लेकिन आपने क्योंकि रिजल्ट याद कर लिया है, आप ऐसे सॉल्व करोगे, आप उससे तुरंत एग्जाम के अंदर 2 मिनट आगे निकल जाओगे कि नहीं।
यस सर। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट्स हैं मैं अपने टाइम पे बहुत याद करता था, मतलब कभी भी मैं डिफिकल्ट रिजल्ट याद नहीं करता था, हमेशा ऐसे ही 0 आ गया, डबल हो गया, इस तरीके के रिजल्ट याद करता था। ठीक है, और इस वजह से मेरी प्रोजेक्ट्स काफी फास्ट थी दूसरों के मुकाबले। अच्छी के बारे में तो बताना मुश्किल है, बट फास्ट बहुत ज्यादा थी दूसरों से, इतना मुझे पता है। ठीक है, और क्योंकि फास्ट थी तो नंबर आ जाते थे, कॉन्फिडेंस रहता था तो ऑब्वियसली बेटर भी हो जाती थी, है ना। आधा गेम तो कॉन्फिडेंस का है, आपका जो भी जेई मेन जेई एडवांस जो भी एग्जाम ले लो, आधा गेम कॉन्फिडेंस का है। एग्जाम में जाके कॉन्फिडेंस गया, कितना ही पढ़ा लिखा हो सब बेकार हो जाएगा। चीजें याद रखनी होती है बेटा। अब चीजें याद कौन सी रखनी है, कैसी रखनी है, वो आपको खुद डिसाइड करना होता है कि यार ये वाला रिजल्ट याद रखूंगा तो आगे जाके काम आएगा, क्योंकि इससे मैं इस तरीके के क्वेश्चंस या वो, अगर आपको ये याद नहीं होगा ना कि आप यहाँ पे टेंशन निकाल सकते हो, तो आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। समझ में आई बात। आपने ये वाला क्वेश्चन किया हुआ है, ये याद होगा, तभी आपको ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की हिम्मत होगी। कि अगर आपको इस स्ट्रिंग में टेंशन निकालना आता है, ये अगर आपको याद होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हिम्मत दिखाओगे, नहीं तो दिखाओगे नहीं हिम्मत, है ना। तो चीजें याद रखनी पड़ती है। कुछ भी ऐसा देखो, कुछ क्वेश्चन जिसमें आपको लगे कि हाँ यार ये तो कुछ स्पेशल केस में कुछ स्पेशल रिजल्ट बन रहा है। अब स्पेशल रिजल्ट मतलब मैथमेटिकल रिजल्ट की तरह बात नहीं कर रहा हूं मैं, मतलब कि एकदम सब कुछ ही रटने लग गए उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो नहीं कह रहा हूं। कुछ जगहों पर आपको समझ में आना चाहिए हाँ ये वाला चीज कहीं और मैं यूज कर सकता हूँ। ओके, और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, ये सबसे बड़ी बात है। कोई भी रिजल्ट याद करो तो हमेशा ध्यान रखो ये कंडीशन है। सर हाँ, सर आपकी आवाज बहुत कट रही है सर, फिर से बोलिए सर प्लीज। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कोई भी रिजल्ट अगर याद रखोगे तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप उस रिजल्ट के आगे पीछे की कंडीशंस भी याद रखो कि किस किस कंडीशन में ये रिजल्ट वैलिड है। नहीं तो आप रिजल्ट याद रख लोगे, गलत जगह अप्लाई कर दोगे, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन रिजल्ट याद करने हैं। आगे बढ़े। आप कई लोग बोलते हैं सर क्यों याद रखें सर, हम हर बार सॉल्व कर लेंगे। तो मुझे बताओ आपने √2GH फॉर्मूला याद किया है कि नहीं किया? याद है ना सबको, है ना याद? यस सर। अंडर यस रूट सर। टू एच बाई जी याद है ना, यस यस सर। सर। कि हर बार डिराइव करने बैठते हो, और फायदा होता है कि नहीं होता इनका यूज करके? होता है ना। यस सर। तो फिर मैं वही बात कह रहा हूं कि देखो कुछ चीजें याद रखने से हमेशा फायदा रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और खासतौर से ये याद रखना कि हाँ मैंने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, वो बहुत ज्यादा फायदा कराता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो फिर इसके बाद क्या आया था? इसके बाद अगला टॉपिक मुझे सीधे सुपर पोजिशन दिख रहा है। हाँ, सुपर पोजिशन ऑफ वेव। क्या होता है, कई बार एक ही स्ट्रिंग पे दो वेव्स आ सकती हैं। कहने का मतलब मान लो ये आपकी स्ट्रिंग है, आपने एक पल्स इधर से क्रिएट किया जो ऐसे जा रहा है, ठीक है, दूसरा पल्स किसी और ने इधर से क्रिएट कर दिया जो ऐसे आ रहा है। ठीक है, समझ में आई बात? क्या होगा, ये दोनों पल्स यहां कहीं पे मीट करेंगे, इसके आसपास वाले एरिया में मीट करेंगे दोनों पल्स। इसकी वजह से यहां पर मान लेते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये पर्टिकुलर पॉइंट ए है, तो ये डिस्टरबेंस y1 है, ये डिस्टरबेंस y2 है। तो y1 एट ए लेट से f1t है, एंड y2
एट ए आपका लेट से F2 t है। समझ में आई बात? मतलब जब y1 यहाँ पे पहुंचता है तो ये टाइम t के साथ इस फंक्शन के हिसाब से वेरी करता है, और जब y2 पहुंचता है तो इस फंक्शन के हिसाब से वेरी करता है। क्लियर है बेटा? तो ऐसे में बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वी कैन सिंपली से the y at a will be simply given by y1 at a plus y2 at a, that is equal to f1t plus f2t। समझ में आई बात? सिंपली दोनों इंडिविजुअल डिस्टर्बेंसेस को अगर आप ऐड कर दोगे तो पॉइंट ए का नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्टर्बेंस आपको मिल जाए। ठीक है बेटा? ठीक है, समझ में आ रही बात? इसको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। ओके? Yes, sir. जो एसएचएम में था ना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वही यहां पर भी है, बस अब पल्स के हिसाब से होगा, मतलब वेव के हिसाब से होगा। ठीक है? अगर मैं यहां पे थोड़ी सी फोटो बनाने की कोशिश करूं तो कैसा दिखेगा, एक एक स्टेप बना के दिखाते हैं थोड़ा सा। इस पर्टिकुलर केस में कैसा दिखेगा, ये दोनों अभी मीट किए। अच्छा, ये y1 आया और ये y2 आया, अभी ये सिचुएशन है ना? अभी तक तो दोनों इंडिपेंडेंटली चल रहे थे, ये इधर आ रहा है और ये इधर जा रहा है, राइट? इसके थोड़ी देर के बाद क्या होगा, तो सर इसके थोड़ी देर बाद दोनों ओवरलैप करना शुरू कर देंगे। क्या होगा फिर? तो सर ये होगा कि y1 यहां ऐसे पहुंचा और सर y2 यहां पर ऐसे आ चुका है। अब ऑब्वियस चीज है, ओवरलैपिंग एरिया कितना है? सिर्फ इतना सा है ना? ओवरलैपिंग लेंथ इतनी है ना? Yes, sir. तो यहां पर क्या होगा, जो नेट वेव बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। इसको मैं किसी और कलर से ड्रॉ करता हूं, चलो ग्रीन कलर से बनाते हैं। यहां तक तो ऐसा ही रहेगा, इसके बाद भी ऐसा ही रहेगा, पर बीच में क्या होगा, इन दोनों का सम हो जाएगा तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, है ना बेटा? है ना? ऐसा कुछ आएगा ना यार? यस सर। थोड़ी देर के बाद अगर हम देखेंगे तो आधा ओवरलैप हो चुका होगा, मतलब यहां इस y1 का जहां मैक्सिमा है वहां y2 0 होगा। ठीक है? तो इसमें भी आपका जो नेट वेव दिखेगी आपको, ये तो ऐसा है, यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है। इसका देखिए, इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप ज्यादा होगा ना, क्योंकि यहां पे स्लोप 0, इसका स्लोप कुछ है, तो यहां पर ये इंक्रीज होगा थोड़ा सा, कुछ ऐसा दिखना चाहिए। यहां पे भी कुछ ऐसा ही दिखेगा, मैंने गलत बना दिया, नीचे से नहीं आएगा, ये भी ऊपर से ही आएगा। पर समझ रहे हो ना बात को? बेसिकली ऐड करते जाना है, कॉन्सेप्ट यही है कि बस ऐड करते जाना है ना बेटा? कॉन्सेप्चुअली क्लियर है कौन चीजें क्या हो रही हैं? वहीं पे सोचिए कि अगर y1 ऐसा होता और y2 ऐसा होता, तो क्या होता? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जब ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना? है ना? Yes, sir. तो चीजें थोड़ी डिफरेंट होंगी। एक काम करना, खुद से अपनी नोटबुक में अलग अलग स्टेजेस इसकी भी बना के देखना, उसकी भी बाकी की स्टेजेस कंप्लीट करना, कि जब तक पार नहीं हो जाता तब तक कैसा कैसा दिखेगा। ठीक है? एक बार अपने हिसाब से बना कर देखना। ओके बेटा? हम आगे बढ़े।
आगे Yes, बढ़ते हैं, sir. चलो। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। इसमें हमें 3 केसेस पढ़ने हैं। वैसे 2 ही केस है आपके सिलेबस में, एक तीसरा केस का बस फॉर्मूला देख लेना है, वो फॉर्मूला मैं आज बताऊंगा भी नहीं, बाद में बताऊंगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव क्या है? बेसिकली इसमें हम लोगों को केस 1 देखना है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिजिड एंड। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि यहां पर आपकी एक रिजिड वॉल है, लेट से, एकदम रिजिड वॉल है, और इस रिजिड वॉल के साथ आपने एक स्ट्रिंग बांध रखी है कुछ इस तरीके से। ठीक है बेटा? और इस पर एक वेव, लेट से, इस तरीके से आ रही है। इसको हमने कह दिया y इंसिडेंट। लेट से y इंसिडेंट की हमारे पास इक्वेशन है, y इंसिडेंट इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव। माइनस के एक्स लिखा मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन जा रही है, मतलब इधर की तरफ मेरा प्लस एक्स डायरेक्शन है ना, क्योंकि वेव इधर आ रही है, राइट? है ना? अब देखो, रिफ्लेक्शन कहां से होगा? यहां से होगा। इस जगह पे हमें जो भी ऑपरेशन करने हम चाहते हैं उसमें मिनिमम से मिनिमम वेरिएबल्स, हम चाहते हैं वहां पे कम से कम वेरिएबल्स हो इस पॉइंट पर। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपना सिस्टम ऐसा सिलेक्ट किया कि यहां पर x इज इक्वल टू 0 हो रहा है, तो उधर प्लस एक्स है, इधर माइनस एक्स है, रिफ्लेक्शन x इज इक्वल टू 0 पे हो रहा है। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये x इज इक्वल टू 0 है, वेव नेगेटिव साइड से आ रही है, बट क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, आ नेगेटिव से रही है, पर क्योंकि जा पॉजिटिव डायरेक्शन में रही है, इसलिए वेव की इक्वेशन में a sin ओमेगा t माइनस के एक्स ही होगा। ओके, प्लस के एक्स नहीं होगा। समझ में आई बात? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, अब sir. देखो, जब रिजिड एंड से रिफ्लेक्शन होगा, क्यों, तो क्या होगा समझिए, ये जो एंड है रिजिड है, मतलब वो मूव ही नहीं कर सकता, वो मूव नहीं कर सकता, वाइब्रेट नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, मतलब उसके पास आप उसको कोई एनर्जी दे ही नहीं सकते, है ना? आप दीवार को कोई एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं कर पाओगे इस वेव से, मतलब सारी की सारी एनर्जी वापस लौटेगी, लौटेगी कि नहीं? Yes, sir. और वेव की फॉर्म में लौटेगी, तो यहां से वेव रिफ्लेक्ट होके आएगी। लेट्स कॉल दैट रिफ्लेक्टेड वेव इज इक्वल टू, क्योंकि एनर्जी पूरी लौट रही है, ओमेगा चेंज होना नहीं है, के चेंज होना नहीं है। क्यों नहीं चेंज होना? देखो, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज होती नहीं है, रिफ्लेक्शन हो जाए, रिफ्रैक्शन हो जाए, कुछ भी हो जाए, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। क्योंकि स्ट्रिंग वही है, टेंशन वही है, वेवलेंथ चेंज नहीं होगा, इसलिए के भी चेंज नहीं होगा। अब वेवलेंथ चेंज नहीं हुआ, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी। तो आपका जो पावर का फॉर्मूला था, हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी, ना ना आपका म्यू चेंज हुआ, ना आपका ओमेगा चेंज हुआ, ना वी चेंज हुआ, और पावर चेंज होना नहीं है, जितना पावर जा रहा है उतना पावर पूरा का पूरा वापस आना पड़ेगा, मतलब कि आपका एम्पलीट्यूड भी चेंज नहीं हो सकता। तो वाई रिफ्लेक्टेड कितना हो जाएगा? ए, एम्पलीट्यूड तो ए ही रहेगा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स की जगह प्लस के एक्स आएगा, क्योंकि रिफ्लेक्टेड वेव इधर आ रही है ना? Yes, sir. क्योंकि रिफ्लेक्टेड वेव उल्टी आ रही है, इसलिए ओमेगा टी प्लस के एक्स हो जाएगा ये। प्लस, अब फाई के बारे में कोई पक्की बात नहीं है,
फाई चेंज होगा कि नहीं होगा इसके बारे में हमारे पास कोई अभी इंफॉर्मेशन है नहीं, है क्या? नहीं है ना? नो सर। मैं बोल रहा हूं यहां पे प्लस पाई आएगा। क्यों? क्योंकि एट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 एट ऑल टाइम्स, है ना? क्यों? रिजिड एंड है ना बेटा? क्योंकि ये रिजिड एंड है इसलिए यहां पर y हमेशा 0 ही रहेगा, मूव कर ही नहीं सकता वाला पॉइंट, है ना? दैट मीन्स एट x इज इक्वल टू 0 y incident and y reflected have to be in क्या? अपोजिट फेज, हाँ या ना? बोलो। बोलो। अपोजिट फेज में होंगे तभी तो हमेशा कैंसिल हो जाएंगे, एक ऊपर दूसरा नीचे, कैंसिल, राइट? यस सर। इसलिए दोनों को के बीच में फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? पाई होना चाहिए। दैट मीन्स यहां पे नोट डालने वाली बात आ गई है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इस सेंटेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ऑन रिफ्लेक्शन एट rigid end, on reflection at rigid end, wave suffers a phase change of pi। होना भी चाहिए ना? सोचिए जब जब ये पल्स ऊपर जाने की कोशिश करेगा, यहां पे इंसिडेंट वेव जब जब यहां पे ऊपर जाने की कोशिश करेगी, ये रिजिड एंड उसको ऊपर जाने नहीं देगा, उल्टी डायरेक्शन फोर्स लगा देगा, तो उल्टा मूव करा देगा, है ना? जब जब ये पल्स ऊपर एक्सेलरेट करना चाहेगा तब तब वो उल्टी डायरेक्शन फोर्स लगाएगा, मतलब उल्टा एक्सेलरेशन डालेगा, और इस वजह से क्या होगा? जो रिजिड एंड के फोर्स की वजह से जो जो वेव क्रिएट होगी वो अपोजिट फेज की होगी, है ना? बोलो। तो यहां मैंने इसको ऐसे बनाया है, रिफ्लेक्टेड वेव को मैं कैसे बनाऊंगा? ठीक है, ये चीज क्लियर है या नहीं क्लियर है, बता दो मुझे। और एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, जानने लायक बात इसमें क्या है कि देखो इंसिडेंट वेव जा रही थी प्लस एक्स डायरेक्शन में, इसलिए इसके इक्वेशन में ओमेगा टी माइनस के एक्स आएगा। एक्स इज इक्वल टू 0 मैंने रिजिड एंड पे लिया है, क्यों? क्योंकि मैं जहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, जहां पे मेरे सारे कारनामे हो रहे हैं, उस जगह पे मैं एक वेरिएबल कम करना चाहता हूं, कम से कम एक्स नहीं आएगा क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये तो अच्छा डिसीजन है कि खराब डिसीजन है, बताओ जरा। अच्छा डिसीजन है। ये तो अच्छा डिसीजन है। तो मैंने यहां पर x इक्वल टू 0 माना, जिससे मेरे को इंसिडेंट वेव का x क्या है वो सोचने की जरूरत नहीं है, रिफ्लेक्टेड वेव का x क्या होगा उसको सोचने की जरूरत नहीं, वो 0 है। ठीक है, इक्वेशन में x नहीं आएगा। ओके, अब क्योंकि वो रिजिड एंड मूव नहीं करेगा
तो x इज इक्वल टू 0 पर इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव जो कि ऐड होंगे उनके बीच में फेज डिफरेंस होना चाहिए पाई का, दोनों होने चाहिए अपोजिट फेज में, है ना। यस सर। तो इंसिडेंट वेव की इक्वेशन है a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, माइनस क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। रिफ्लेक्टेड वेव क्योंकि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए ओमेगा टी प्लस के एक्स तो आना ही आना है, पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि जहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, जहां उस जगह पर एक्स जीरो ही है, प्लस के एक्स हो माइनस के एक्स हो, कम से कम हमारे फेज को कैलकुलेट करने के लिए हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहां पर एक्स इक्वल टू 0 नहीं लेते तो आपको झमेला हो जाता, क्योंकि फिर आपको यहां पे प्लस के एक्स है, यहां माइनस के एक्स है, राइट। तो मान लेते यहां पर एक्स की जगह आपने एक्स इक्वल टू एक्स नॉट लिया होता, ठीक है, तो आपको यहां पर भी के एक्स की जगह एक्स नॉट लिखना पड़ता, यहां पे भी के एक्स नॉट लिखना पड़ता, और उसके बाद ये पूरा फेज और ये पूरा फेज पाई के फेज डिफरेंस पे होना पड़ता। हम उस झमेले में पढ़ना नहीं चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 ले लिया। समझ में आई बात। ये चीज नहीं भी समझ में आए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपन को करना ही नहीं होगा। एक आधे क्वेश्चन है ऐसे, एटलीस्ट अच्छी बुक से मिल जाता है, बट अभी आपको उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कम से कम बेसिक तो समझ में आए पहले। तो यहां पे ओमेगा टी प्लस के एक्स हो गया, एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये कितना है, ओमेगा टी प्लस फाइव, और ये क्या, ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस कुछ फेज चेंज, दैट हैज टू बी पाई, क्योंकि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना चाहिए हमें, पाई का चाहिए, है ना बेटा। बोलो। Yes, sir. यस सर। तो हमने बोला इसलिए कि रिफ्लेक्टेड वेव में इंसिडेंट वेव्स के मुकाबले पाई फेज एक्स्ट्रा होगा, तब जाके दोनों कैंसिल होंगे और नेट डिस्प्लेसमेंट एक्स इक्वल टू 0 पे 0 हो जाएगा, तब जाके उसको हम रिजल्टेंट बोल पाएंगे, है ना। ये दोनों अपोजिट फेज में रहेंगे, कहां पर, एक्स इज इक्वल टू 0। किसी और पॉइंट पे ऑब्वियसली सेम फेज में रह सकते हैं, क्योंकि वहां पर एक्स भी प्ले में लग जाएगा, राइट। हाँ या ना। चलो, तो केस 1 हो गया रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिजिडेंट। आगे बढ़ते हैं फिर। केस 2, रिफ्लेक्शन एट फ्री एंड। ये क्या हुआ, अरे यार, चलो रिफ्लेक्शन एट फ्री एंड। क्या होगा रिफ्लेक्शन एट फ्री एंड में, देखिए फ्री एंड कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे, तो ये समझ लीजिए आपका फ्रिक्शनलेस रॉड है। क्या है ये, दिस इज योर फ्रिक्शनलेस रॉड। रॉड रिजिड है बट फ्रिक्शनलेस है, जिसमें हम लोगों ने एक मासलेस रिंग लगा दिया। और इस रिंग से हमने अपने स्ट्रिंग को बांध दिया। ठीक है बेटा। अब क्या होगा, यहां से इंसिडेंट वेव आएगी, इसमें भी मैंने इधर x इक्वल टू 0 मान लिया है, इंसिडेंट वेव के डायरेक्शन को प्लस एक्स मान लिया है, उसका अपोजिट डायरेक्शन को माइनस एक्स मान लिया है, ठीक है। तो मैं अभी भी लिख सकता हूं कि y इंसिडेंट हो जाएगा a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, है ना। और मैं बोल रहा हूं ऐसे में y रिफ्लेक्टेड कितना होगा, तो क्योंकि पूरी की पूरी एनर्जी वापस लौटेगी, तो एम्पलीट्यूड इसलिए पूरा का पूरा वापस लौटेगा। a साइन फ्रीक्वेंसी चेंज होगी नहीं, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इसलिए प्लस के एक्स, लैम्डा चेंज होगा नहीं, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी नहीं, वेलोसिटी चेंज होगी नहीं, एम्पलीट्यूड चेंज होगा नहीं, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर
क्योंकि कोई भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने वाला नहीं है, इसलिए यहां पर कोई फेज चेंज नहीं आएगा, रिफ्लेक्टेड वेव सेम फेज में वापस आ जाएगी। समझ में आई बात? वहां पे क्या रेजिडेंट फोर्स लगा रहा था फेज को उल्टा करने के लिए, यहां फेज को उल्टा करने वाला कोई है ही नहीं, तो जिस फेज में गया उसी फेज में से वापस भी आएगा। ठीक है बेटा? मतलब ये हो गया कि एट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू y इंसिडेंट प्लस y रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू सिंपली 2a sin ओमेगा t प्लस फाइव। दैट इज, ये जो रिंग है, रिंग विल ऑसिलेट विथ एम्पलीट्यूड 2a, है ना? रिजिड एंड पे क्या हुआ था? एम्पलीट्यूड 0 था, फ्री एंड पे एम्पलीट्यूड कितना हो रहा है? 2a हो जा रहा है। समझ में आई बात? Yes, sir. फटाफट कॉपी कर लेंगे इसको। सॉरी, Sir, noted. नोटेड। चलो, तो अपना केस 3 क्या है, जो मैंने बोला था आज नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ केस 3 बता दे रहा हूं होता क्या है। केस 3 में क्या है, आपके पास रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होगा। वेव रिफ्लेक्टिंग and refracting at medium interface। अब देखो, नॉर्मली इसका मीनिंग कुछ और होता है, हम अभी स्ट्रिंग वेव्स के बारे में बात करें तो इसका मीनिंग हमें स्पेसिफिकली समझना पड़ेगा कि हम यहां पर कैसे इस सिचुएशन को क्रिएट करेंगे। तो हमने बोला, लेट्स से ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है
पतली स्ट्रिंग है, इसके बाद ये एक मोटी स्ट्रिंग है। ठीक है, यहां पर लेट से μ1 है, यहां μ2 है, टेंशन तो दोनों में सेम रहेगा अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि म्यू बहुत छोटा है, तो इधर μ1 है इधर μ2 है। वैसे भी एक्सेलरेशन नहीं तो टेंशन सेम ही रहेगा, इधर μ1 इधर μ2 है। मतलब यहां पर वेलोसिटी v1 हो जाती है, यहां पे वेलोसिटी v2 हो जाती है। v1 कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ f बाय μ1 और v2 हो जाएगा अंडर रूट ऑफ f बाय μ2। ठीक है, समझ में आई बात? अब इसमें क्या हो रहा है, एक इंसिडेंट वेव यहां पर से ऐसे आती है y इंसिडेंस, इसको मैं x इज इक्वल टू 0 बोल दे रहा हूं जहां पर भी आपका इंटरफेस है। तो मैंने बोला y इंसिडेंट इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, लिखते हैं, फाई नहीं लिख रहे, प्लस फाई लगा देना, सब सारे इक्वेशन में आ जाएगा। ठीक है, यहां से जब वेव यहां पे इंसिडेंट होगी तो कुछ वेव आगे चली जाएगी, कुछ वेव वापस लौट आएगी। हम अज्यूम कर रहे हैं कि कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, कुछ वेव आगे चली गई, ठीक है, और कुछ वेव यहां से लौट आई। ठीक है बेटा, ये चला गया आपका लेट से y2 और ये आ गया आपका y1, क्योंकि दोनों का नाम r से, ये रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, तो मैंने y1 y2 कर दिया। ठीक है ना, तो मेरा y इंसिडेंट तो इससे मिलेगा, y1 क्या हो जाएगा, तो सर y1 हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। आप बोलोगे सर प्लस पाई आ भी तो सकता है, हो सकता है प्लस पाई आए, हो सकता है प्लस पाई ना आए, है ना। मैं बोल रहा हूं अगर प्लस पाई आएगा तो ये a1 की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, उसको नेगेटिव को अंदर डालने के लिए अपने आप ही पाई का फेस डिफरेंस लाना पड़ेगा, नहीं लाना पड़ेगा, बताइए। यस सर। और मेरा अच्छा, इसको अब देखिए, क्योंकि दो अलग अलग मीडियम है, मैं इसमें k1x लिख रहा हूं, इसमें k2, ये तो k1x ही रहेगा क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हुआ है ना। क्योंकि जब मीडियम चेंज होता है, ध्यान दीजिए, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई, वेलोसिटी चेंज होगी, मतलब वेवलेंथ तो चेंज होगा। बोलो, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई, वेलोसिटी चेंज हो गई, तो मतलब वेवलेंथ भी चेंज होगा, क्योंकि वेलोसिटी कितना होता है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, या वेवलेंथ कितना होता है, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी चेंज हो गई, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई। y2 क्या हो जाएगा, a2 साइन ओमेगा टी प्लस k2x होगा, हाँ या ना, बोलो। सर माइनस के 2x होगा। वेरी गुड, माइनस k2x होगा। क्यों, क्योंकि ये तो अभी पॉजिटिव डायरेक्शन जा रहा है ना भाई, इधर प्लस है इधर माइनस है, राइट। है ना, Yes, sir. ओके। सो नाउ हमें a पता है, k1 पता, लेट्स k1 k2 हम लोग निकाल सकते हैं ऑब्वियसली, राइट, निकाल सकते हैं ना k1 k2, निकाल सकते हैं यार, k1 तो पता ही है, तो k2 निकाल ही सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी का रेशियो निकाल सकते हैं, तो हम ऑब्वियसली k का भी रेशियो निकाल सकते हैं, राइट। सर हाँ, सर के ऊपर वाला मतलब दो नंबर वाला y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस k1x है। हाँ, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है, इंसिडेंट वेव की और रिफ्लेक्टेड वेव की स्ट्रिंग सेम है, y और y1 की वेव स्ट्रिंग सेम है ना, तो वेवलेंथ सेम होगा। यस सर। ठीक है, लेकिन y2 का क्या है, वेलोसिटी बदल गया इसलिए वेवलेंथ बदल गया। ओके भाई, अब हम क्या बोलेंगे,
एट x इज इक्वल टू 0, ध्यान दीजिएगा, y इंसिडेंट प्लस y1 इज इक्वल टू y2। ये समझ में आ रहा है? छोटा लिख दिया मैंने। कंटिन्यूटी ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग यहां पे जंक्शन पे तोड़ना नहीं है, मतलब लेफ्ट साइड की स्ट्रिंग जितने ऊपर क्या वाई जितना राइट साइड की स्ट्रिंग का भी उतना ही वाई होगा कि नहीं होगा x इक्वल टू 0 पे। लेफ्ट साइड में जो स्ट्रिंग है उसका y कितना होगा, वाई आई प्लस वाई वन, आया ना? यस सर। और राइट साइड में कितना होगा, y2 होगा। यस सर। Yes, sir. ऐसा हो सकता है क्या कि लेफ्ट वाली स्ट्रिंग यहां पर ऐसे पहुंची हो और राइट वाली स्ट्रिंग यहां पहुंच चुकी हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं, राइट? Yes, sir. तो मतलब कि लेफ्ट का टोटल y इज इक्वल टू राइट का टोटल y, राइट में एक ही y है y2, लेफ्ट में दो y है y और y1, तो इसलिए मैंने क्या बोला, दोनों का सम, लेफ्ट वाले दोनों y का सम इज इक्वल टू राइट वाले y, है ना? कोई दिक्कत? एट x इज इक्वल टू 0, मतलब कि a साइन ओमेगा t प्लस a1 साइन ओमेगा t इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा t, राइट? ओहो, दिस इंप्लाइज a प्लस a1 इज इक्वल टू a2, दिस इज इक्वेशन 1। समझ में आई बात? हमें a1 और a2 निकालना है ना, बाकी सब तो पता ही है। दूसरा, एक और चीज, अगला चीज देखना, एट x इज इक्वल टू 0 डो yi बाय डो x प्लस डो y1 बाय डो x इज इक्वल टू डो y2 बाय डो x। अब इसको आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा, बट मैं लिख रहा हूं फिर भी, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग शेप। इसका क्या मतलब है? देखो, मैं कह रहा हूं लेफ्ट का स्लोप इज इक्वल टू राइट का स्लोप। ये क्यों हुआ सर? लेफ्ट का स्लोप और राइट का स्लोप होना क्यों जरूरी है? ऐसा भी तो हो सकता है सर कि लेफ्ट वाला स्ट्रिंग ऐसा हो, ऐसा नहीं, कैसा होता है, साइन है ना, ये भी तो हो सकता है। हाँ सर, ये तो हो ही सकता है ना कि सर लेफ्ट वाला स्ट्रिंग ऐसा हो और राइट वाला स्ट्रिंग सर आपका ऐसा हो जाए, हो ही सकता है ना, कि नहीं हो सकता? अभी भी तो स्ट्रिंग जुड़े हुए दोनों, तो लेफ्ट का स्लोप और राइट का स्लोप होना जरूरी है क्या? बोलो। ये इक्वेशन समझ में आ रही है? लेफ्ट साइड के टोटल y का डिफरेंशिएशन मतलब लेफ्ट साइड की स्ट्रिंग का स्लोप इज इक्वल टू राइट साइड के स्ट्रिंग का स्लोप बोल रहा हूं मैं। दोनों तरफ का स्लोप क्यों इक्वल होगा x इज इक्वल टू 0 पे? स्लोप सेम होना जरूरी थोड़ा ना है? जरूरी है। क्यों जरूरी है, समझो। क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है, सोचिए इस पॉइंट के बारे में, अगर दोनों तरफ का स्लोप सेम नहीं हुआ तो इधर से फोर्स लग रहा है इधर की तरफ और इधर से फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, तो ये वाला पॉइंट के ऊपर जिसका मास निग्लिजिबल है उसके ऊपर एक फाइनाइट फोर्स लग गया, है ना? है ना? ये हो नहीं सकता, इसलिए जरूरी है कि इधर का फोर्स T1 इधर लगे तो उधर का फोर्स T2 इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगे, इसलिए लेफ्ट साइड का स्लोप और राइट साइड का स्लोप होना जरूरी, सेम होना जरूरी है। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, दिस इज फोर्स बैलेंसिंग एट जंक्शन।
सर फिर से रिपीट कीजिए ना। बता रहे हैं, मैं कह रहा हूं, चलो एक बार यहां पे जगह नहीं इसलिए बस लिख दे रहा हूं इस चीज को, फिर बताता हूं। फोर्स बैलेंसिंग एट जंक्शन कॉन्सेप्ट है यहां पे। कह रहे हैं कि मान लेते हैं ये स्ट्रिंग्स, दोनों स्ट्रिंग्स का जंक्शन है, यहां पे दोनों स्ट्रिंग्स मिलते हैं, लेफ्ट साइड वाला राइट साइड वाला। लेफ्ट साइड वाला स्ट्रिंग अगर ऐसे आए और राइट साइड वाला स्ट्रिंग लेट से यहां पर ऐसे जा रहा है, तो इस जंक्शन पे लेफ्ट साइड वाला स्ट्रिंग टेंशन इधर लगा रहा है T1 और राइट साइड वाला स्ट्रिंग टेंशन इधर लगा रहा है T2। हाँ या ना? वैसे दोनों में टेंशन सेम है। टेंशन सेम होने का कारण क्या था? नेट फोर्स किसी पॉइंट पे जीरो होना चाहिए, राइट? और अब हमने क्या बोला, दोनों टेंशन, अब दोनों तरफ का टेंशन सेम डायरेक्शन में है ही नहीं, है ना? मतलब ये अब इन दोनों का सम कभी जीरो हो सकता है क्या? नहीं सर। तो यहां पर नेट फोर्स इक्वल टू जीरो, नॉट पॉसिबल। ये एक ही केस में पॉसिबल है, कब? जब इधर टेंशन अगर T1 इधर लग रहा है तो यहां पे टेंशन T2 जो कि T1 के बराबर ही है वो इधर लगे। हाँ या ना? यस सर। यस सर। है ना? चलो, इसका मतलब क्या हो गया? अब मेरे को यहां पर y x यहां पर डिफरेंशिएशन करना है, तो ये हो जाएगा, अच्छा ये ए आई है, राइट? अच्छा, इसको मैं सिर्फ ए लिखे जा रहा हूं, इसको ए आई कर देते हैं, ठीक है? ए आई क्या हो जाएगा? ए आई K1 माइनस ए आई K1, राइट? माइनस ए आई K1, है ना? कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, एक्स इक्वल टू जीरो निकालना तो सिर्फ कॉस ओमेगा टी रहेगा, प्लस यहां पे प्लस है तो A1 K1 कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस A2 K2 कॉस ओमेगा टी। देखो पहले डिफरेंशिएट किया है, उसके बाद एक्स इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है? क्योंकि मुझे डो वाई बाय डो एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो चाहिए। कैसे करते हैं? पहले डिफरेंशिएट करके एक्स को जीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं, है ना? तो कॉस ओमेगा टी पूरा कैंसिल हो गया, क्या बचा? दिस इंप्लाइज A1 K1 माइनस AI K1 इज इक्वल टू माइनस A2 K2। दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है बेटा? हाँ या ना? Yes, sir. चलो, तो आगे नेक्स्ट पेज पे जाऊं मैं? ये मैंने बेकार में उल्टा कर दिया, इसको मैं सीधा ही लिखता हूं। कॉस कैंसिल कर दिया और माइनस में मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बचेगा? ए आई K1 प्लस A1 K1 इज प्लस नहीं, माइनस A1 K1 इज इक्वल टू A2 K2। तो ये दो इक्वेशन बन गई, ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन। इनको नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। कॉपी हो गया सबका? तो बता देना मेरे को, या एक काम करो, अच्छा नहीं अभी आप कर नहीं पाओगे, थोड़ा सा फंस जाओगे। हो गया सर। हो गया सबका? हो गया, आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है? यस सर। तो एक इक्वेशन थी ए आई प्लस A1 इज इक्वल टू A2, दूसरी थी ए आई K1 माइनस A1 इज इक्वल A1 K1।
इज इक्वल टू A2 K2। मैं काम कर रहा हूं इस इक्वेशन को पूरा, ये इक्वेशन 1 थी, सेकंड इक्वेशन को मैं ओमेगा से डिवाइड कर दे रहा हूं, तो क्या बन जाएगा, ये ओमेगा बाय के होता है V, तो AI माइनस A1 बाय V1 इज इक्वल टू A2 बाय V2। दिस मीन्स दैट AI इंटू V2 माइनस A1 इंटू V2 इज इक्वल टू A2 इंटू V1। ठीक है, ये AI है। अब क्या करें, हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करना है मेरे को। लेट्स से मैं पहले निकालना चाहता हूं A1, तो A1 निकालने के लिए क्या करूंगा, 1 इंटू V2 प्लस 2 कर दूंगा सीधे सीधे, तो क्या हो जाएगा 2AI V2 इज इक्वल टू A2 इंटू V1 प्लस V2। दिस इंप्लाइज, अच्छा मैंने मैंने A1 को एलिमिनेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। दिस इंप्लाइज A2 इज इक्वल टू 2V2 अपॉन V1 प्लस V2 टाइम्स AI। ठीक है, ये एक फॉर्मूला बना। दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, ये A2 अगर मैं यहां डाल दूं तो मुझे A1 मिल जाएगा। A1 इज इक्वल टू A2 माइनस AI, दैट इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू AI। समझ में आई बात? अब देखो जरा, खुद ही देख लो, अगर V2 V1 से छोटा है, मतलब दूसरा वाला मीडियम डेंसर है, रेयर डेंसर इंटरफेस है, देन A1 इज नेगेटिव, दैट इज एक एक्स्ट्रा फेज आ गया, कितने का, पाई का आ गया। समझ में आई बात? मैंने बोला था ना, नेगेटिव आएगा तो अपने आप में फेज डिफरेंस आ जाएगा, हाँ या ना। तो अगर पतली स्ट्रिंग से मोटी स्ट्रिंग में जा रहा है, मोटी स्ट्रिंग में क्या म्यू ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। सेकंड मीडियम में अगर वेलोसिटी कम है तो रिफ्लेक्टेड वेव में एक एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस आ जाएगा पाई का। ठीक है, वो रिजिड एंड की तरह बिहेव करेगा कुछ हद तक। ठीक है बेटा, देखो दो ऑप्शन है, या तो ये पूरा डेरिवेशन याद करो या सीधे ही फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला याद करो, मेरे तरफ से ये सजेशन रहेगा। वो भी मैं बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूले इस चैप्टर के सबसे कम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिसके लिए हमने इतना मेहनत करके डिराइव किया है, बट मैंने डिराइव करा दिया कि आपको पता हो, आपको कम से कम ये लगे कि हाँ भैया यहाँ पर भी फोर्स ही चल रहा है, मतलब कुछ नया नहीं आ रहा है। मैं सिर्फ इसलिए डिराइव कराया हूँ, मुझे मालूम है इस डेरिवेशन का जीवन में आपको कोई खास यूज होने वाला है नहीं, पर फिर भी मैंने क्यों डिराइव कराया, क्योंकि मैं बस ये रियलाइज कराना चाहता था यहाँ पे भी बस फोर्स और वही सब चीजें चल रही, कुछ नया नहीं आ रहा है, कोई जादू से नहीं आ रहे फॉर्मूले। ठीक है, ये डेरिवेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये स्कूल के सिलेबस में है नहीं। और इस डेरिवेशन में अगर कोई डेरिवेशन के ऊपर बेस्ड अगर डेरिवेशन में चेंजेस करके कोई क्वेश्चन डाल दिया तो ऐसे भी नहीं बनना एग्जाम में। इससे बढ़िया ये है कि फॉर्मूले याद कर लो, कहानी खत्म करो। और फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से आता है, ठीक है, बट याद कर लो क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट फॉर्मूले नहीं है।